जोहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पलामू से लालू प्रसाद यादव के कमरे में आग लग गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पलामू से आपको बता रहे हैं, जहां लालू प्रसाद के कमरे में आग लग गई। कमरे में लगे पंखे में आग लगी और सेवादार की तत्परता से जान बची है। आग वाले पंखे को कमरे से निकाला गया। कमरे में लालू प्रसाद यादव उस वक्त नाश्ता कर रहे थे जब अचानक से पंखा में आग लग गया। पलामू परिसदन में फिलहाल लालू प्रसाद यादव रुके हुए हैं। हमारे सहयोगी चंदन कश्यप अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, सबसे पहले तो बताइए फिलहाल स्थिति वहां पर कैसी बनी हुई है और लालू प्रसाद यादव कहां हैं? देखिए, स्थिति अभी फिलहाल सामान्य है। लालू प्रसाद यादव अपने कमरे में ही आराम कर रहे हैं और कुछ जो महत्वपूर्ण जो नेता लोग हैं उनसे अभी मुलाकात कर रहे हैं। अब इसके बाद कुछ देर के बाद वो यहाँ के स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। जहाँ तक अब पंखा में आग लगने की बात कही जा रही है, वो देखिए कुछ सुबह का समय था जब लालू यादव जब नाश्ता कर रहे थे, उसी वक्त अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट से वॉल फैन जो होता है, जो दीवार पे लगाया जाता है, उसी में अचानक चट से आवाज की, उसमें धुआं के साथ आग निकलना शुरू हो गया। वहां पर मौजूद जो सेवादार थे तत्काल उसकी नजर उस पर पड़ी। जब तक लोग कुछ जान पाते तब तक सेवादार ने पंखे को निकालकर बाहर कर दिया। तब तक कुछ क्षण के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। जी, क्या पता चल पाया कि आखिर अचानक ऐसे पंखे में आग कैसे लग गई? देखिए, इस विषय पर हमारी बात जो झारखंड के प्रभारी जेपी यादव से हुई है, उन्होंने साफ कहा है कुछ शॉर्ट सर्किट था। कुछ सेकंड के लिए तो आप पंखा में आग लगी थी, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने तो तत्काल पंखे को दीवार से हटाकर बाहर कर दिया। फिलहाल ये बताइए चंदन की, जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त क्या लालू प्रसाद अब उस कमरे में मौजूद थे? तो उस वक्त वो वहाँ क्या कर रहे थे? देखिए, जैसे लालू प्रसाद यादव टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, जैसे यह जानकारी मिली कि आग लगी हुई है, तत्काल वो कुछ समय के रुके। जब वो पंखा को दीवार से हटाकर बाहर किया गया, तब जब स्थिति सामान्य हुई तो वो फिर से नाश्ता कर अपने कमरे में ही मौजूद है। और आगे वो जो स्थानीय नेता लोग हैं, जो यहाँ जो बिहार के जो नेता लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत चल रही है आगे कार्यक्रम के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंदन। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद सोमवार को पलामू पहुंचे। लालू यहां 3 दिन तक रहेंगे और इस दौरान जहां वे संगठन को धार देंगे, वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जोश भरेंगे। इसके अलावा लालू कल आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट में उपस्थित होंगे। पलामू में लालू के साथ एमएलसी भोला यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव भी पहुंचे हैं। लालू प्रसाद पलामू करीब 6 साल बाद पहुंचे। आखिरी बार वर्ष 2016 में पांकी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में प्रत्याशी बिट्टू सिंह का प्रचार करने पांकी ब्लॉक मैदान में आए थे। गढ़वा में 2009 के इलेक्शन से संबंधित है और इसमें ये बेल पर भी है। कल इसका डेट है, कल इनको वहाँ पर अपीयर करना है। अभी कौन सा केस चल रहा है? कौन सा ईयर का? ये 2009 का है। उसमें इलेक्शन से रिलेटेड आचार संहिता का केस है। उसी मामले में है। अच्छा, और कोई बोल रहा है कि 1995 का केस चल रहा है, वो तो नहीं? 2009 का है। गढ़वा में ये हेलीकॉप्टर से आए थे अपने कैंडिडेट के कन्वासिंग के लिए। जो हेलीकॉप्टर जो था, जहाँ पर हेलीपैड बनाया गया था, वहाँ पर नहीं उतर के किसी दूसरे स्थान पर उतार दिए थे पायलट साहब। उसी पर इन पर लालू जी पर केस। अब लालू यादव के पलामू में रहने के मायने क्या हैं, आप वो समझिए। पलामू प्रमंडल में जनाधार बढ़ाने की कोशिश होगी। पेशी से 2 दिन पहले पलामू पहुंचे हैं लालू यादव। नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने का यहां उनका पूरा कार्यक्रम है और पलामू प्रमंडल में खोई जमीन को वापस लाने की कोशिश भी है। पार्टी के नेताओं को गुरु मंत्र देंगे लालू प्रसाद यादव। साथ ही राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश भी होगी। झारखंड में आरजेडी ने संगठन की मजबूती के लिए अभियान शुरू कर दिया है। सदस्यता अभियान में झारखंड में 25,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं लालू प्रसाद के जन्मदिन 11 जून से 15 दिनों के लिए पार्टी विशेष अभियान चलाएगी, जिसमें पार्टी के एक पदाधिकारी को पंचायत स्तर पर सदस्य बनाने का टारगेट दिया जाएगा।
हर टोला हर बूथों तक हमारा जो है कम से कम जो है हर बूथों तक जो है 4 क्रियाशील सदस्य बनना चाहिए और हम उसमें लगे भी हुए हैं और झारखंड प्रदेश में भी उसी जिम्मेवारी के साथ ईमानदारी के साथ हम लोग लगे हुए हैं और इस अभियान को हम पूरा करेंगे। 25 लाख का टारगेट हमारा झारखंड प्रदेश का है। राज्य के पदाधिकारी हों या जिला के पदाधिकारी हों, एक एक पंचायत 11 से लेके 25 तक का अपना शेड्यूल देंगे कि 15 दिन में वो कौन सा 15 पंचायत है जहां वो सघन सदस्यता अभियान चलाएंगे या जहां उनकी उपस्थिति रहेगी। और हम समझते हैं एक पंचायत में मोटा मोटी 7 से लेके 9 बूथ होता है, तो उस हिसाब से कम 20 बुक उस पंचायत में कटनी चाहिए। ये सुनिश्चित हमारे पदाधिकारी करेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने खूंटी के पुलिस अधीक्षक को जिले में नाबालिगों के धर्म परिवर्तन के मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एनसीपीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने एक रिपोर्ट के आधार पर मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किया है। आयोग ने जिस रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है उसमें बताया गया कि खूंटी के 12 नाबालिग बच्चों को राज्य में चल रहे तोरपा अरसी चर्च द्वारा अवैध रूप से ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है। इस तरह का अवैध धर्मांतरण पिछले कुछ समय से किया जा रहा है, लेकिन आज तक स्थानीय प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आयोग ने कहा कि आरोपों के आधार पर देखा जाए तो प्रथम दृष्टया ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन है। आयोग ने एसपी से 3 दिन के अंदर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट आयोग को सौंपने का आदेश दिया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कोमल बहल अधिक जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, जिस तरीके से देखिए अब आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट मांगा गया है तो जाहिर सी बात है कि अब उसकी तैयारी भी वहां हो रही होगी। फिलहाल क्या कुछ वहां पर आप देख पा रही हैं और इस पूरे मामले पर क्या अभी अपडेट? देखिए शिप्रा, झारखंड की बात करें तो झारखंड में धर्मांतरण का ये कोई पहला या नया मामला नहीं है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की तरफ से इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया है और जिस तरह से एफआईआर जो है चर्च के ऊपर एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है, तो ये चर्च की भूमिका पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। अक्सर हम लोगों की जुबानी सुनते हैं कि चर्च जो है वो इस तरह की गतिविधियों में शामिल होती है, लेकिन जिस तरह से अब राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया है, तो कहीं ना कहीं जो गतिविधि में शामिल होने की बात हमेशा से चलती आई है चर्च द्वारा, तो ये इस बात की तस्दीक भी कर रही है। मामला जो है खूंटी जिले का है, जहां पे 12 बच्चों का धर्मांतरण किया गया है। तो चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो ने, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने खूंटी जिले के एसपी को भी तलब किया है और साथ ही साथ उन्होंने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगने की बात कही है। और एक और बात जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है शिप्रा, वो यही है कि जब से राज्य का गठन हुआ है तब से लेकर के आज तक झारखंड में खुले तौर पर धर्मांतरण का खेल जारी है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, खेल जो है धर्मांतरण का जारी है। तो ऐसे में अब राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की तरफ से मामले में स्वतः संज्ञान लेना बहुत गंभीर सवाल तो खड़ा कर रही है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जब पुलिस की जांच शुरू होती है तो ये जांच कहां तक बढ़ती है और इस जांच की जद में कौन कौन आते हैं। जी शिप्रा। बिल्कुल कोमल, देखिए जिस तरीके से आप भी इस बात की चर्चा करो, लगातार ऐसी खबरें हम भी दिखाते हैं कि हर एक जगह पर खासतौर पर ईसाई धर्म का दबदबा जो है वो ज्यादा होता है। भोले वाले आदिवासियों को भी वो धर्मांतरण जो है वो करवा देते हैं। तो सवाल बस यही है कि आखिर जब ये सब कुछ खेल चल रहा होता है तो क्या इसकी जानकारी वहां के स्थानीय जिला प्रशासन को नहीं होती, और अगर होती है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए शिप्रा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से ही खुलेआम जो है पूरे राज्य में धर्मांतरण का खेल जारी। अगर आप राजधानी रांची की बात करें, खूंटी तो खैर फिर भी थोड़ा गांव कस्बे की बात हो गई, राजधानी की रांची की भी बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप निकलते हैं तो आपको हर दूसरा घर जो है वो क्रिश्चियन, कहीं ना कहीं ये दिखता है कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है। उनके घर के बाहर जो है वो बौद्ध। हमारे साथ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो जुड़े हुए हैं, उनसे ही सीधे इस मामले पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए जिस तरीके से ये मामला सामने आया है बहुत ही गंभीर मामला है और हम भी लगातार ऐसी खबरों को लगातार न्यूज़ चैनल के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड में खासतौर पर ईसाई धर्म जो है वो हावी होता जा रहा है। लेकिन आप लोगों के पास क्या जानकारी मिली और किस तरीके से आप लोग इसको आगे ले जाने वाले हैं?
देखिए, हमको एक शिकायत प्राप्त हुई है झारखंड के खूंटी से कि वहाँ एक गांव में 12 बच्चों को बैप्टिज्म करके कन्वर्ट कर दिया गया। और झारखंड में 2017 से फ्रीडम ऑफ रिलीजियन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सारे देश में लागू है। बच्चों का इस तरीके से कन्वर्जन करना संविधान के अनुच्छेद 25 का भी उल्लंघन है। हमने शिकायत में ये पाया कि स्थानीय लोगों ने एसडीएम के पास कंप्लेंट की, पर एसडीएम ने कोई इफेक्टिव एक्शन लिया नहीं। हमने इस बाबत वहाँ के पुलिस कप्तान और जिले के डीएम को नोटिस किया है। हमने उनसे बोला है कि हमको जांच करके दोषियों के विरुद्ध एफआईआर करके 3 दिन में एक फैक्चुअल रिपोर्ट सबमिट करें। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया उसके बाद से ना तो राज्य सरकार ने और ना ही प्रशासन की तरफ से भी इस पर संज्ञान लिया गया। डेफिनेटली जब जिम्मेदार अधिकारी अपना काम नहीं करेंगे तब आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ता है। हमने संज्ञान लिया है और हम इसको परिणति तक ले जाएंगे। अगर 3 दिन के अंदर इफेक्टिव एक्शन स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार नहीं लेगी तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ अभी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जुड़े हुए थे जिन्होंने साफ तौर पर अभी ये कहा है। हमारे साथ कोमल जो हैं वो हमारी सहयोगी बनी हुई हैं। कोमल, देखिए, हमने उनसे भी यही सवाल पूछा कि आखिर जिस तरीके से यहाँ पर ये सामने मामला आया उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से यही कहा गया है कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है और अब जो है 3 दिन का ही बस उन्हें समय दिया गया है, जल्द से जल्द रिपोर्ट देनी होगी। जी बिल्कुल शिप्रा, जैसा कि अभी प्रियांक कानून जी ने भी ये बात कही कि एसडीएम को भी उन्होंने इस मामले को लेकर के पहले भी तलब किया था, तो वो उनका ये स्टेटमेंट जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जिला प्रशासन को भी, स्थानीय जिला प्रशासन को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी तक जिला प्रशासन की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो ऐसे में अब आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो अब जिस तरह से आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है, एफआईआर का आदेश दिया और 3 दिन में रिपोर्ट मांगा है, तो अब पुलिस की जांच जो है वो शुरू हो गई है और पुलिस की जांच जो है, पुलिस की जांच में देखना होगा कि आखिर ये जांच कहां तक बढ़ती है और इस जांच की जद में कौन कौन और कितने बड़े अधिकारी जो है वो आते हैं। बिल्कुल कोमल, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। रांची के मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया, वहीं बीजेपी के नामांकन में आजसू की उपस्थिति से विपक्ष की एकजुटता नजर आई। भारत माता की जयघोष के साथ बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने अपना नामांकन दाखिल किया। जोश में नाचते झूमते कार्यकर्ता और नामांकन दाखिल करने के बाद विक्ट्री साइन दिखाती गंगोत्री कुजूर आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही हैं। नामांकन के वक्त बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो भी मौजूद रहे। पर्चा दाखिल करने के बाद गंगोत्री कुजूर ने कहा कि मांडर की जनता की मांग है बीजेपी। बहुत सारी बातें हैं जो भ्रष्टाचार का बिल्कुल जो बोलते हैं ना, एक पराकाष्ठा को पार कर गया। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ही जरूरत है और जनता का ही आह्वान है कि भारतीय जनता पार्टी। अपनी पार्टी की उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर के नामांकन में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी जोश में दिखे। इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक बंधु तिर्की पर निशाना साधा, साथ ही साथ कांग्रेस के परिवारवाद पर भी हमला बोला। विकास की शून्यता मांडर में पूरी तरह से लगातार हम कह सकते हैं कि विधायक के रूप में बंधु तिर्की ने जो घोषणा किया था अपने चुनाव के पहले, वो पूरी तरह से असफल हुए। हम सबको जानते हैं कि वहां पर कांग्रेस के ऐसे कई लोग जो कांग्रेस के लिए झंडा ढोते रहे, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया था, उनके मन में भी इच्छा थी कि वे कांग्रेस के उम्मीदवार बने, लेकिन कांग्रेस ने परिवारवाद पर, वंशवाद पर
भरोसा जताते हुए बंधु तिर्की के सुपुत्री को चुनाव में टिकट दिया है। वहां पर कांग्रेसियों में भी गजब आक्रोश है। गंगोत्री कुजूर के नामांकन में एनडीए की एकजुटता भी दिखी। आजसू प्रमुख सुदेश महतो की मौजूदगी ने साफ स्पष्ट कर दिया कि मांडर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। सुदेश महतो ने उपचुनाव को हेमंत सरकार का टेस्ट बताया। कहा, प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। एक उपचुनाव है और ये उपचुनाव गवर्नमेंट का टेस्ट है। जो झूठे वादे करके जो गवर्नमेंट आई है और जो 2.5 साल में जो हालात प्रदेश के बने हैं, सभी से पब्लिक वाकिफ है और उन्हीं का जवाब वोट के रूप में इस पर आएगा। मांडर में 23 जून को वोटिंग है, 26 को नतीजे आएंगे। जाहिर है अब प्रचार का दौर तेज होगा। रांची से संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, रांची के नामकुम से बड़ी खबर है। व्यवसायी से रंगदारी मांगी गई है। संगठन विस्तार के नाम पर रंगदारी मांगी गई। पीएलएफआई एरिया कमांडर के नाम पर ये लेवी मांगी गई है। आपको बता दें कि रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस को इसकी पूरी जानकारी दे दी है। श्याम टाइगर के नाम पर लेवी मांगी गई है। और बिहार के बाद अब झारखंड में जातीय जनगणना की आवाज बुलंद होने लगी है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक आहूत करने की मांग की। तो वहीं कई सामाजिक संगठनों का मानना है कि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है, जिस पर राज्य सरकार फिर से विचार ही कर रही है। बिहार के रास्ते जातीय जनगणना की राजनीति अब झारखंड में प्रवेश कर गई है। कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने अब जातीय जनगणना की मांग तेज कर दी है। ये दूसरा मौका है जब आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जातीय जनगणना की मांग रखी है। सुदेश महतो ने पत्र के माध्यम से सर्वदलीय बैठक कर इस दिशा में कदम बढ़ाने को कहा है। सुदेश महतो की माने तो जातीय जनगणना का मुद्दा बिहार से ज्यादा झारखंड के लिए गंभीर है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के तो लगातार सेंसस के साथ आते हैं। शेष सब लोगों का कभी भी आंकड़ा सही नहीं आ पाता है और उनके लिए कोई बेसिक प्लान जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो छूट जाता है। पहले इसकी चिंता जाहिर की चिट्ठी के माध्यम से, मैंने कहा कि ये होना चाहिए। जब बगल के प्रदेश ने यह निर्णय लिया तो मैंने फिर कहा कि उसके तर्ज पर आप ये काम कर सकते हैं। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अनुसार जातीय जनगणना में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है और केंद्र सरकार को इस दिशा में अपना वादा पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक ओबीसी को उसका हक नहीं मिल पाएगा। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के नेता जातीय जनगणना नहीं होने के अपने ही नुकसान गिनवा रहे हैं। आंकड़ा ही नहीं रहेगा तो अब कैसे फंड अलॉट कर रहे हैं? इसका मतलब हवा में तीर चलाई जा रही है। तो चाहे किसी भी तरह का जो है डेवलपमेंट की बात हो तो उसमें आंकड़े की ज़रूरत होती है। जातीय जनगणना नहीं होने से काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी हम लोग 8,000 जनप्रतिनिधि जो पंचायत के हैं उनका हक मारा गया, उनका लूटा गया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठ चुका है। तब राज्य सरकार ने नियम के अनुसार इस पर फैसला लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन फिलहाल इस दिशा में राज्य सरकार की कोई खास दिलचस्पी नहीं दिख रही है। विधानसभा में ये क्वेश्चन उठा था और हम लोगों ने जवाब दिए थे कि ठीक है, नियम देखकर हम जातीय जनगणना होनी चाहिए तो हम लोग इस आधार पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन जवाब में यही दिया गया था कि आने वाले समय में इस पर निर्णय लिया जाएगा। लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग राजनीतिक गलियारों से उठ रही है। समय के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी सुर में सुर मिलाते रहते हैं, लेकिन किसी भी दल ने अब तक इस दिशा में न कोई ठोस पहल की है, न ही कोई वादा किया है। सिर्फ सियासी शगुफा बना कर रखा है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।